समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है मानसिक समस्याओं की आरंभिक पहचान और निदान। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूरो मॉड्यूलेशन एंड मेंटल हेल्थ के प्रभारी और मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और दूसरे नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नंद कुमार, एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मानसिक समस्याओं की आरंभिक पहचान और निदान। सिंपल सा क्वेश्चन मैं भी आपसे रखना चाहूंगा कि पहचान शुरुआत में किस तरह से की जा सकती है? ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देख करके ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को मानसिक समस्या हो चुकी है और इससे अब किसी से संपर्क करना चाहिए, खासतौर पर किसी डॉक्टर से? और उनका निदान की अगर हम बात करते हैं तो कैसे हो सकता है? जी, यदि हम बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर आदमी का एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है। तो हर आदमी का व्यक्तित्व होता है, उसके अपने सोचने का तरीका होता है, अपने सोच को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, अपनी भावनाओं का व्यक्त करने का तरीका होता है और अपने काम करने का तरीका अलग होता है। उसकी नींद के एक अलग तरीके की होती है, पहचान होती है। और आम तौर पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल होती है। जैसे मान लीजिए हम जो समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उसमें जो भी हम लोग काम करते हैं दूसरे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि किसी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है जो कुछ ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए एक खास तरह का मेरा व्यवहार है पिछले 5 साल से, 10 साल से या बचपन से, और अचानक उसमें कुछ परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन आने के चलते मेरे काम काज में फर्क पड़ता हो या मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मेरे से तकलीफ होती हो, उनको दिक्कत होती है, मेरे फर्क पड़ता हो नींद में, मेरे फर्क पड़ता भूख में, या मैं अपना काम ठीक नहीं कर पा रहा हूँ और ये कुछ समय तक रहता है, खास समय तक रहता है, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हाँ, कुछ मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कम से कम बात जरूर करनी चाहिए जी, किसी अपने से बात करना चाहिए जिस पे भरोसा करते हो। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के पहले श्रोता हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका। नमस्कार जी निखिल कुमार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी, मैं ये जानना चाहता था जी, लंबी कोई बीमारी के कारण कोई दवा खा रहा है लंबी, तो उसे मानसिक होने की क्या संभावना रहती है? दूसरा, डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मानसिक रोग के डॉक्टर है जो बहुत स्पेशलिस्ट है वो बहुत कम होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दे। और क्या मोटापा होने से भी क्या ये मानसिक होने की संकेत होते हैं क्या? इसके बारे में भी जानना चाहिए। नमस्कार। तो पहला सवाल आपका है कि कोई दवाई लंबे समय से खाने से क्या मानसिक रोग की संभावना बन सकती है? तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए बहुत सारी दवाइयां निर्भर करती है डॉक्टर किस बीमारी में कौन सी दवाई लिखते हैं। तो अगर डॉक्टर सोच समझ के दवाई लिखते हैं और उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है खास, तो दवाइयां सेफ होती है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए लगातार, जिसने दवाई लिखा है उससे बिना दिखाए दवाई लगातार नहीं खाना चाहिए। कुछ दवाइयां होती है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, शायद कुछ तरह की मानसिक समस्याएं वो पैदा कर सकती हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि जिन वे लोगों को मोटापा होता है क्या उन्हें भी मानसिक समस्या हो सकती है? ऐसा मतलब यही हम उसके पहले उनका एक सवाल था कि हमारे देश में मानसिक रोग के विशेषज्ञ बहुत कम है। जी जी, ये सच है कि विशेषज्ञ बहुत कम है, लेकिन फिर भी उतने भी कम नहीं है। हमारी जो समस्या होती है कि हम मानसिक रोग का पहचान नहीं पाते कि हमें जो समस्या हो रही है वो शायद एक मानसिक रोग का लक्षण है। तो सरकार इसमें कुछ काम कर रही है, विशेषज्ञ पहले से बहुत अधिक बढ़े हैं और भी बढ़ेंगे। और तीसरा सवाल था आपका मोटापा से संबंधित। जी,
मोटापे से बीमारियां बहुत कुछ पैदा होती है। एक तो नींद की समस्या होती है, थका थका लगता है, बेहतर महसूस नहीं करते हैं, अपने खुद में अच्छा नहीं लगता है, आपका आत्मविश्वास कुछ कम रहता है। आप सोसाइटी में जब जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो आप बेहतर महसूस नहीं करते हैं, आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, आपका थोड़ा मन खराब हो सकता है। इसके अलावा जो और चीज़ें होती है, जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी हो जाती है, उससे भी फर्क पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पे। जी, इस बीच अगले श्रोता हमारे शिमला से राकेश हैं। राकेश जी, आपका सवाल क्या है? राकेश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, राकेश जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ जी, तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नींद में भागता है या चलाता है और कई बार नींद में उसको अजीब सपने आते हैं, क्या ये भी क्या मानसिक रोग वाला कारण हो सकता है? जी, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति आपके प्रश्न का उत्तर दें। हाँ जी, नींद से काफी समस्या हो सकते हैं। नींद लगने में समस्या हो सकता है, बार बार नींद से उठने से भी समस्या हो सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एकदम नींद में चलना, इसको सोमनम्बुलिज्म कहते हैं, या नींद में बड़बड़ाना या नींद में उठकर चले जाना, वो सब जो स्लीप डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। हम इसके लिए एक स्लीप स्टडी करके, हम EEG करके हम देख सकते हैं कि कौन सा स्लीप स्टेज में ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके ऊपर देख के हम बराबर हम जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। मगर ये जरूरी है कि इसका इलाज होना चाहिए, इसका परीक्षा होना चाहिए और इसका इलाज भी है। डॉक्टर प्रतिमा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टेंशन की वजह से, किसी काम की टेंशन या किसी परिवार की किसी समस्या की टेंशन या कुछ बातों को लेकर के परेशानी हो जाती है, तो क्या ये भी मानसिक समस्या में ही गिना जाएगा या इससे एक ह्यूमन नेचर के तौर पर हम ले सकते हैं? जैसा डॉक्टर नंद कुमार बता रहे थे कि जैसे हमारे पर्सनालिटी है कि हम कुछ लोग बहुत आसान से टेंशन हो जाते हैं छोटे छोटे चीज पकड़ के, तो ये टेम्परमेंट की वजह से हो सकता है। और कभी कभार जब कुछ इमरजेंसी होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, तब या परीक्षा है या कुछ लाइफ में कुछ स्ट्रेस हुआ है, तब टेंशन मामूली है, कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद हम उसको हैंडल करना सीख जाते हैं। मगर अगर ये टेंशन बहुत सारे दिन ऐसा ही रहा, इसके साथ नींद नहीं आ रहा है, या तो बराबर भूख नहीं हो रहा है, और हमारे जो दिनचर्या में व्यत्यास होता है, उस टाइम में हम इसको ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ मदद लेना चाहिए। और इस बीच रायबरेली से हमारे आज के अगले श्रोता रमाशंकर जी जुड़े हैं। रमाशंकर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था, नशा मुक्त और नशा युक्त व्यक्तियों के आरंभिक समस्याओं के क्या लक्षण है और क्या उसका निदान है? नशे के बारे में हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले ही, आप बताएं। जी, रमाशंकर जी, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, नशा मुक्त और नशा युक्त, जी, तो नशा युक्त तो जैसे आप समझ सकते हैं कि नशे से बिल्कुल हम डूब गए हैं, हम नशे में शराबोर हो गए हैं, और नशा मुक्त मतलब हमने बिल्कुल नशा छोड़ दिया है। नशे की समस्या बहुत अधिक बढ़ते जा रही है, भले नशा शराब का हो, चाहे आजकल देखा जा रहा है गांजे का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे बहुत सारे केमिकल ड्रग्स भी आते हैं, चलो उसका हो। जो नशे की समस्या है, शुरुआत आमतौर पे वहां से होती है जब लोगों को आम जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसको उसका रास्ता उनके नज़र में नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अपने परेशानी का हल कुछ नहीं मिल रहा है, और मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो जो आपके आसपास के माहौल है, जो आपके आसपास के दोस्त हैं, यदि आप उनके संपर्क में आते हैं जो नशा करते हैं, तो खतरा काफ़ी है। इसीलिए जब भी हमें परेशान होते हैं या किसी भी बात पे परेशान होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से मिले जो अच्छे दोस्त हैं, जो नशा नहीं करते हो। इसलिए कि ये बड़ी आम भावना होती है, कभी एक शराब पी लो, कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाएगा, ये एक गांजा पी लो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बट ये गलत है, शुरुआत ही गलत होती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हम सबका अलग अलग कंट्रोल होता है, हम सबके दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। बहुत लोग नशे को संभाल नहीं पाते, इसलिए उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जी। जितना नशा मुक्त रहे उतना अच्छा है। ये भी एक मुश्किल है कि हम कंट्रोल में करेंगे। कुछ नशाएं कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, जैसे गांजे का नशा है, बहुत मुश्किल होता है, आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं। कोकेन का नशा है, हेरोइन का नशा है, इंजेक्शन का नशा लोग करते हैं, ये आदी हो जाते हैं उसके। इसलिए जितना दूर रहें उतना मेरे ख्याल से सिगरेट की आदत भी जल्दी नहीं छूटती लोगों की। बिल्कुल जल्दी नहीं छूटती है। और जब भी आपको लगता है कि नशा के बिना आप नहीं रह पाते हैं तो आपको नशा मुक्त की तरफ जाना चाहिए। और जो भी डॉक्टर हैं जो नशे का इलाज करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और इस बीच थाने से गुरुनाथ जी हमारे साथ हैं। गुरुनाथ जी, आपका प्रश्न क्या है? गुरुनाथ जी प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच व्हाट्सएप पर हमारे पास एक मैसेज आया था, ये सोनीपत से मीशी है, जिनका ये कहना है कि पहले वो किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन बाद में उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो जिनकी वजह से उनको शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई थी, और अब उसका रिजल्ट ये है कि उनका कुछ भी बहुत अच्छा करने का मन नहीं करता। मतलब अगर कोई समस्या होती है तो समस्या से लड़ने का भी मन नहीं करता है, और अगर वो ये सोचें कि उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो उस दिशा में उनका माइंडसेट कंटिन्यू नहीं रह पाता है। तो वो अपना आत्मविश्वास फिर से कैसे जगाएं और खोई हुई जो मानसिक शक्ति उसे किस तरह से वापस पाएं? बहुत बढ़िया। निशित ने जो बात कही है कि दोनों बात कही है, मानसिक और शारीरिक। मतलब वो ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं रही। जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ आघात पहुंचता है जिससे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि निशी के साथ ही है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो निर्भर करता आघात कैसा हो जी। तो जब भी आघात लगता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का बदलाव आता है, जिसको कभी कभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, चुपचाप रहने का मन करता है, कुछ मन नहीं लगता है कि पूरे बदन में एनर्जी नहीं है, और एक जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप चाहती हैं करना लेकिन हो नहीं पाता है ऐसे। जिस तरह का सवाल जो आपने जानकारी दिया है, जो सवाल है, इसमें हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उदासी की समस्या कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ठीक हो जाता है। अब वो आघात के बारे में किसी अपने जो बहुत ही क्लोज हैं उनसे बात करें, या जो डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के या साइकेट्री के, उनसे जाके मिलें। और अगर मान लीजिए जब तक आप नहीं मिलती हैं तो कम से कम 2 चीजें कर सकती हैं आप। कम से कम अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का, अपना रूटीन को ठीक करने का, लोगों से बातचीत करने का। थोड़ा मुश्किल होगा बट संभव है, करके देखिए जी। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस परामर्श से लाभ जरूर मिलेगा। और दिल्ली से जगदीश जी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, आपका सवाल पूछिए। जगदीश जी सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। दोनों जो डॉक्टर साहब हैं स्टूडियो में, उनको भी नमस्कार जी। सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं 47 ईयर ओल्ड हूँ और मैं ब्लाइंड पर्सन भी हूँ, और मैं 2-3 आदतें मेरे अंदर अभी 2.5-3 साल से घर कर रही, जैसे कि जेब में मान लो 10-10 के नोट रखे हैं, 20 नोट। मुझे एक्चुअली पता है कि 200 रुपए, लेकिन उनको बार बार गिनना, या हाथ बार बार धोना, या दरवाजा मैंने नॉक करा कि नहीं करा, कर दिया लेकिन फिर भी उसको बार बार चेक करना जी। और एक नींद में कुछ कमी आ रही है। कुछ लोगों ने ये बोला कि अल्कोहल लेके अच्छी नींद आती है। मैं हालांकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी कभी वो भी लेके देख लिया तो मुझे नींद भी कम आती है। तो इसका नींद का और मानसिक रोग का क्या कनेक्शन है? और मेरे गर्दन में ना नसों में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में सर मुझे गाइड करिए सर। धन्यवाद। डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। हाँ जी, आप जो विचार बोल रहे हैं कि बार बार एक सोच आना या बार बार कुछ चेक करना या डाउट आना मन में, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये जैसे दूसरे बीमारी के बारे में बताया हमने, डिप्रेशन या एंजाइटी, ये भी एक बीमारी है, इसके लिए इलाज जरूर है। तो ऐसा है कि आप इसके बारे में इतना सोच समझ के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली अल्कोहल इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल से और आपका नींद का जो समस्या है और भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो इसके लिए डेफिनेटली मेडिसिन के इलाज से ये कम हो सकता है। आप किसी साइकाइट्रिस्ट से डेफिनेटली संपर्क करिए। अगर आपको साइकाइट्रिस्ट इमीडिएटली नहीं मिलता है तो आप हमारे जो टेलीमानस हेल्पलाइन है 1441614416, इसमें किसी काउंसलर के साथ पहले बात करके उसके बाद साइकाइट्रिस्ट से भी मुलाकात करा सकते हैं। मगर दिल्ली में काफी जगह है, एम्स भी है, दूसरे हॉस्पिटल्स भी है जहां साइकाइट्रिस्ट जरूर होंगे। प्लीज आप एकदम आप वेट मत करिएगा, आप इतना जल्दी हो सके किसी को दिखाइएगा, आपका समस्या डेफिनेटली हल हो जाएगा।
डॉक्टर प्रतिमा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि खासतौर पे ये जो किशोरावस्था से युवावस्था में बच्चे पहुंच रहे होते हैं, उनके बीच में देखने में आता है कि दोस्तों और परिवार से दूरी बढ़ाने लगते हैं, सामाजिक समारोह से भी दूरी मतलब वो दूरी करने लगते हैं, पैदा करने लगते हैं। तो ये किस तरह की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में कैसे बचना चाहिए इनसे, और खासतौर पे अगर पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो इसमें क्या उपाय करने चाहिए? तो जैसे आप बोल रहे हैं, ये किशोर अवस्था में यूजुअली हम ज्यादा से ज्यादा हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। इस टाइम में हम इंडिविजुअल्स बनना जा रहे हैं। तो जैसा माँ बाप बोलते हैं, इसको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वो बार बार हमें कुछ करेक्ट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इस टाइम पे एक चीज बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, उनको जानना चाहिए कि इन किशोर अवस्था में काफी बॉडीली फिजिकल चेंजेस हो रहा है, मेंटल चेंजेस हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर इस टाइम में हम बढ़ाते हैं तो वो सक्सेसफुल अडल्ट बन सकता है, मगर इस टाइम में हम उसको समझना चाहिए और जो फ्रेंडली तरीके से उनको अगर हम बता सकते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, और नजर रखना चाहिए कि किसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स है, और उसको ऑल्सो हम काफी उसको एनकरेज करना चाहिए। जो इनका स्किल्स है, हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अगर बच्चे को कुछ तकलीफ है पढ़ाई में तो दूसरे क्या हम उपाय कर सकते हैं इसको हेल्प करने के लिए, क्या नहीं तो इसका और दूसरे स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको वो स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करके बढ़ाना है, वो सब करना बहुत जरूरी है। किशोर अवस्था में भी और ये जो हैबिट्स हम बता रहे थे कि स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स, इसका भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा हो सकता है, पर उसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखना चाहिए। ये सब करने से डेफिनेटली हम उसको मदद कर सकते हैं। और इस बीच थाने से गुरुनाथ जी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। सर नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आपका। हेलो सर। मैं कह रहा हूँ आपका प्रश्न पूछिए गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन के बारे में इसका अंतर बताइए, और जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट और ये जो साइकियाट्रिस्ट, इनके पास मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंट और कब कब इनके पास जाना चाहिए, किस अवस्था में? थैंक यू। नंद कुमार, डॉक्टर नंद कुमार जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी गुरुनाथ जी, जो एंजाइटी है जो आपने कहा, तो एंजाइटी बहुत बार नॉर्मल होती है, और नॉर्मल एंजाइटी ज़रूरी होती है कुछ काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना है सुबह 4 बजे, तो थोड़ी एंजाइटी होगी, आप जल्दी उठेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप ट्रेन पकड़ पाएंगे। लेकिन जब एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाती है, उसको लोग बोलते हैं एंजाइटी की बीमारी या एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें है कि आप बहुत जल्दी उठते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, आप बहुत बेचैन होते हैं, आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, तो ये बीमारी का एक रूप ले सकता है। डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एक उदासी होती है। उदासी का मतलब होता है कि मन बड़ा उदास होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थका थका लगता है, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लगती है, और जो आप काम करते थे काम पूरा नहीं हो पाता है, या तो नींद बहुत अधिक आएगी या बहुत कम आएगी, इसको उदासी बोलते हैं। जो दूसरा आपका सवाल का हिस्सा है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, मोटे मोटे तौर पे वो दवाइयाँ लिखते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, वो दवाई नहीं लिखते हैं, वो काउंसलिंग से बातचीत करके समस्या का समाधान बताते हैं आपको। और सोलापुर महाराष्ट्र से प्रकाश जी हमारे साथ हैं। आपका सवाल क्या है प्रकाश जी? आपका सवाल पूछें। मेरा ये सवाल है कि किसान हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, उसको जो आघात होता है, डिप्रेशन में आता है। जी हेलो जी, प्रश्न पूछिए आप। हाँ, होता है, डिप्रेशन आता है, उसका उस पर मानसिक मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए और बीमारी से बाहर कैसा पड़ना चाहिए? जी डॉक्टर प्रतिमा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है, आप इनकी शंका का समाधान करें। तो एक दो चीज वो बहुत अच्छी तरह बताया कि हमारा बैकग्राउंड जो भी हो, किसान को अलग जैसे समस्या हो सकता है, स्टूडेंट को अलग समस्या जैसे हो सकता है, वो समस्या वो कारण जो भी हो, ये जो जब आतंक हो जाता है या टेंशन हो जाता है तब परेशानी बढ़ सकता है। एक चीज जो है हमें सीखना चाहिए कि सारे टाइम मन को कैसा शांत रखना चाहिए
हमारे विचारों के ऊपर क्या हम कंट्रोल पा सकते हैं, और दूसरी चीज है कि हमारे बर्ताव में क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी हमारे देश में तो योगा जैसे दूसरी चीज प्रैक्टिस करके हम ये सब थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। मगर जैसे डॉक्टर नंद कुमार ने बताया, जब ये कंट्रोल से ज्यादा हो जाता है, कुछ दिन के लिए नहीं मगर 2-3 हफ्ते कंटिन्यूअसली ऐसा आतंक होता है या उदासीपन होता है, उस टाइम में हमें समझना चाहिए कि ये मामूली एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं है, ये बीमारी बन गया है। उस टाइम में डिले न करके कुछ मदद लेना ही बेहतर है। जी, दिल्ली से सुनील हमारे अगले श्रोता है आज के जो प्रश्न पूछेंगे अपना। सुनील जी प्रश्न पूछिए। सुनील जी आप हमें सुन रहे हैं? सुनील जी प्रश्न पूछिए आपका। मुझे लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर नंद कुमार आपसे मैं जानना चाहूंगा, कई बार ये होता है कि मूड स्विंग्स बहुत तेजी से लोगों का होता है, जरा सी बात पर वो क्या रिएक्ट करेंगे वो समझना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आपके साथ में बैठकर ही बात कर रहे हो, अचानक से उनका मूड स्विंग कर जाता है, वो जरा सी बात पे बिल्कुल अचानक से बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जी, ये कैसी स्थिति है? यदि आप गौर से देखें तो मूड हमेशा बदलते रहता है, हमारा नॉर्मली बदलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टूडियो में हैं, मूड कुछ और है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मूड कुछ और हो जाता है। हम जाते हैं क्रिमेशन ग्राउंड में, मूड कुछ बदल जाता है। हम जाते हैं स्पोर्ट्स के स्टेडियम में, बदल जाता है। तो नॉर्मल मूड वेरिएशन हमेशा होता है और वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब मूड का वेरिएशन बहुत अधिक हो जाता है, जैसे आपने कहा अचानक बहुत गुस्सा आ जाना, और वो जो सामाजिक तौर पे जितना एक्सेप्टेबल है, जितना हम लोग समझ पाते हैं, उसके बियॉन्ड है, और उस गुस्से से उस इंसान को फर्क पड़ रहा है प्लस सामने वाले को फर्क पड़ रहा है, तो माना जाता है बीमारी। कई बार ये भी देखा गया कि बड़ा ही मित्रवत व्यवहार है लेकिन दो लोगों के बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम उसको बीमारी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बीमारी का हिस्सा हो सकता है जी। लेकिन मूड स्विंग्स बहुत सारी बीमारियों में होता है, और मूड स्विंग्स आमतौर पे नशे में काफी होता है। अच्छा, जो लोग नशा करते हैं या जिनकी नींद ठीक नहीं आती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है या कुछ इश्यूज चलते होते हैं। फ्रस्ट्रेशन का परसेंटेज इसमें ज्यादा होगा? फ्रस्ट्रेशन या एडजस्टमेंट का परसेंटेज काफी अधिक होता है मूड स्विंग्स में। हाँ, लेकिन जब बहुत अधिक होता है मूड स्विंग, जिसमें कि आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपका काम काज उससे प्रभावित होता है, आप काम भी नहीं कर पाते हैं, अपने रिश्तों को आप संभाल भी नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप लेता है और उसको इलाज की जरूरत है फिर। जी, सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश अगले श्रोता है हमारे साथ में। ओम प्रकाश जी आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, कई बार ऐसा देखा गया मानसिक व्याधि में हमारे पास कारण भी पता होता है, हमें कारण भी मिल जाता है, निवारण भी मिल जाता है, लेकिन हम उसमें प्रयासरत नहीं होते, तो जो परिणाम हमें मिलना चाहिए वो ऐसा नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया धन्यवाद। जी, डॉक्टर प्रतिमा। सुनिए जी, ये हमारा मन जो होता है एक प्रेशर कुकर जैसा होता है, तो बार बार कुछ न कुछ ख्याल इसमें आता रहता है और इससे सीन बहुत ज्यादा निकल सकता है। अगर हमको ये जैसा प्रेशर कुकर में आउटलेट होता है ऐसा नहीं है तो प्रेशर कुकर बस्ट हो सकता है। ऐसा ही हमारा मन भी है, जब हमें कुछ तकलीफ होता है, इसको अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो इससे तकलीफ थोड़ा कम होता है। तब हमारा जो अच्छी यूज है या जॉय है, इसको शेयर करते हैं, वो जो डबल हो जाता है जॉय। तो इसलिए एक उपाय है कि किसी से बात करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हमारे मन को कैसा शांत कर सकते हैं? म्यूजिक सुनने से या वॉकिंग जाने से, मंदिर जाने से, योगा करने से थोड़ा तो उपाय हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सब करने से थोड़ा मन हल्का हो सकता है। अब जो हम खाते हैं, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी मन जैसा शारीरिक तौर पर ये अच्छी चीज है, मानसिक तौर पर भी ये अच्छी चीज है। जी, बिहार से आकाश है जो अपना प्रश्न पूछेंगे हमसे। आकाश जी प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल है जी, ज्यादा समय ले जागने से कुछ होने का संभावना रहता है क्या? दूसरा प्रश्न। और दूसरा सवाल है जी कि हमको तो नींद आ जाता है मगर जल्दी नींद टूट जाता है जी, क्या वजह हो सकता है? जी, डॉक्टर नंद कुमार जी, ज्यादा समय से जागने से उसकी संभावना काफी रहती है कि कोई परेशानी आपको हो। उसको इस तरह समझे कि जो शरीर है, शरीर को एक आराम चाहिए। जब शरीर थकता है तो दिमाग को भी एक आराम चाहिए। तो सोना है, जो हम लोग सोते हैं वो दिमाग का एक आराम का प्रक्रिया है, इसलिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अब किसी की अच्छी नींद 5 घंटे की होती है, किसी की 6 घंटे की होती है, किसी की 7 घंटे की होती है। तो अच्छी नींद का मतलब होता है जब आप उठें तो एक फ्रेश महसूस करें, आप
ताज़ा महसूस करें। आपने कहा आपकी नींद जल्दी टूट जाती है। अगर आपकी नींद बहुत पहले से इसी तरह की है और उससे आपको दिक्कत नहीं है, आपको नहीं होती है परेशानी, आप काम कर पाते हैं या जो काम करते हैं आप, उसके लिए नींद ज़रूरी है इतने जितने आप ले रहे हैं, प्लस उठना भी ज़रूरी है, तो ये कोई समस्या नहीं है। यदि आपकी नींद पहले इतनी अच्छी थी, अब जल्दी टूट जाती है और उसको परेशानी होती है, आपको कुछ कामकाज करने में चिड़चिड़ापन होता है, मन खराब रहता है, तो एक समस्या हो सकती है। डॉक्टर प्रतिमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार ये देखने में आता है कि लोगों के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते हैं, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार बहुत तेजी से आते हैं जो नकारात्मक होते हैं। तो ये कैसी समस्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? ये जो सुसाइड का समस्या है वो डेफिनेटली हमारे देश में बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार जैसे हमें बहुत आतंक पहुंचाए, ऐसा लगा कि कुछ फेलियर हुआ, ये काम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ हो गया, किसी का देहांत हो गया, उस टाइम में हो सकता है कि हमें बहुत आतंक होता है और ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ फायदा नहीं है, और ये कुछ ख्याल कुछ देर के लिए आता है, चले जाता है। मगर अगर ये बार बार आता रहता है और बहुत इम्पल्सिवली हम ऐसा सोचते हैं कि जीने में कुछ फायदा नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ये एडिक्शन जो होता है उनमें ये भी ख्याल ज्यादा आ सकता है, या जब डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ होप्स नहीं है, कब होपलेस फील कर सकते हैं, उस टाइम में ये ख्याल बढ़ सकता है। हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अगर हमें किसी को बताना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आजकल जैसे हमने बताया, इसके लिए काउंसलिंग से या हम जैसा बोलते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ये भी मिल सकता है। 14416 टेलीमानस में काफी लोग इस प्रॉब्लम से निकले हैं। जी डॉक्टर प्रतिमा, हमारे साथ में दिल्ली से सुनील जी फोन लाइन पर है। सुनील जी, आपका सवाल पूछिए जल्दी से। नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए जल्दी। सर हमारे आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए आप। सर मेरे को जो है ना बंद कोई कमरा में कर देता है सामने में, तो धड़कन तेज हो जाता है। अगर अचानक मैं सोया रहूं तो हमें पता नहीं चलता, कोई दिक्कत। अगर जानकारी रहता है ना सामने में तो धड़कन बढ़ जाता, घबराहट होती है। जी डॉक्टर नंद कुमार आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी, यदि आपको इससे परेशानी होती है, बहुत लोग ऐसा होता है कि जब कमरा बंद हो या उसमें जब आप भीड़ में हैं या भीड़ भाड़ वाले बस में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, उसमें जब भी परेशानी होती है, धड़कन बढ़ जाती हो, डर लगता हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, सांस लेने में भी तकलीफ होती हो, तो एक तरह की बीमारी है। इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको। इसका बहुत अच्छा इलाज है, ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर नंद कुमार, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का बिल्कुल अंतिम समय हो चला है। हमारे श्रोताओं को आप क्या परामर्श देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इन सारी समस्याओं से कैसे बचे, और यदि समस्या किसी को या खुद को या आसपास में किसी को होती तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे जो जरूरी है मुझे लगता है, अगर हम 3 चीज़ों पर ध्यान दें तो बहुत ही फायदेमंद होगा। एक तो हम सोशली कनेक्ट रहें, सामाजिक तौर पे हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, और हम एक्टिव रहें, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहें। हम कुछ नई नई चीज़ें भी करें, और जो मैडम ने बताया, कुछ न कुछ टाइम निकाल के योगा करें, माइंडफुलनेस करें, थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा ब्रीदिंग करें, कुछ भी करें ताकि आपका बॉडी और ब्रेन रिलैक्स हो। और जब आप अवेयर होंगे अपने बॉडी और ब्रेन के बारे में, तो आप महसूस कर पाएंगे कि कुछ गलत है या कुछ गलत नहीं है। सामाजिक होना जरूरी है इसमें? सामाजिक होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि हम अकेले रह नहीं सकते हैं। हमें जरूरत पड़ती है परिवार की, समाज की, और उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का निर्धारित समय अपनी समाप्ति की ओर है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूरोमॉड्यूलेशन एंड मेंटल हेल्थ के प्रभारी और मनोचिकित्सक के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।